वीरेंद्र सिंह पंवार, संरक्षक उत्तराखंड क्रांति दल। मैं उत्तराखंड की जनता को सबसे पहले प्रणाम करता हूं। और ये उत्तराखंड क्रांति दल क्यों बना, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और डॉक्टर डी.डी. पंत जो वाइस चांसलर रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के और 40वें साइंटिस्ट हुए हैं विश्व के, उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल 24-25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का क्षेत्रीय दल का गठन किया। और मैं उस समय 25 साल का नौजवान था। मैंने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में, इतने बड़े प्रदेश में रह करके पहाड़ का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, यहाँ की सामाजिक संरचना अलग है, यहाँ के जल जंगल जमीन पे यहाँ के लोगों का अधिकार हो। तो ये सब चीजों पे हमने आपस में चर्चा की और मुझे इसलिए विश्वास हुआ कि एक वैज्ञानिक जो फिलोसफर होते हैं, दार्शनिक होते हैं, उनको राजनीति पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमने चिंतन किया, मनन किया कि एक ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार छवि वाला हो और इस राज्य के प्रति वो चिंतित है, तो तब जाके हमको जो है उससे प्रभावित होकर के मैं उत्तराखंड क्रांति दल 1980 में शामिल हुआ। इंद्रमणि बडोनी जी के साथ और विपिन त्रिपाठी के साथ हम 1980 में ऋषिकेश महाधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन, उसमें हम शामिल हुए बडोनी जी के साथ। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं लगातार बडोनी जी के नेतृत्व में बडोनी जी के साथ 20 सालों तक उत्तराखंड का भ्रमण किया। तमाम पूरे उत्तराखंड की जगह जगह कंदराओं तक जो है हम लोग पहुंचे, अपनी बातों को लोगों तक हमने पहुंचाया, उत्तराखंड राज्य क्यों चाहिए। और हमारे बगल में जो हिमाचल है, जब हिमाचल नहीं बना था, जब वहां पंजाब में था, तो उस समय पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड बहुत आगे था। लेकिन हिमाचल बनने के बाद हम बहुत पिछड़ गए और हिमाचल बहुत आगे बढ़ा है। उसका कारण है कि वहां 10 साल तक केंद्र शासित प्रदेश रहा है हिमाचल, और आज हिमाचल जो है अलग, उसके बाद अलग राज्य बना है, और हिमाचल जो है पूरे विश्व के पटल पर जो है अपनी छवि को, अपने उसको जो है दिखा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। उसकी एक छवि है, उसकी एक अपनी पहचान है हिमाचल की। उसी पहचान को देखते हुए हमने कहा हमारा हिमाचल और उत्तराखंड एक ही ज्योग्राफिकल क्षेत्र है, एक ही जैसा माहौल है, एक ही जैसा संरचना है पहाड़ की। तो हमारे कहा जब हिमाचल आगे बढ़ सकता हो तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमने अलग राज्य की मांग के पीछे हमने आंदोलन किया। और उस समय हमारे डॉक्टर डी.डी. पंत जी थे, वो अध्यक्ष थे। उसके बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और 1980 में 50,000 करीब वोट उनको अल्मोड़ा लोकसभा से मिला। ये चलते चलते फिर जसवंत सिंह बिष्ट जो है पहले विधायक हमारे बने रानीखेत से। पहले विधायक जो है वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गए। उन्होंने अपनी आवाज को उत्तराखंड राज्य के प्रति उत्तराखंड क्रांति दल का नाम रोशन उन्होंने किया है और बहुत बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जसवंत सिंह बिष्ट जी ने दिया। और वो बहुत ईमानदार छवि के आदमी थे, और उस जबकि उनके पास साधन नहीं था, वो बगैर साधन के ही चुनाव जीते थे। सरल स्वभाव के आदमी थे और सीधे सज्जन आदमी थे। लोगों ने उनकी उदारता को देखते उनको विधानसभा में पहुंचाया। 1985 में विधानसभा के चुनाव हुए। उस समय काशी सिंह नेहरी नौजवान विधायक जो है उत्तराखंड क्रांति दल से निकले, वो 2 विधायक हमारे साथ थे। उसके बाद 85-86 में हमने ये सोचा कि भाई यूपीएड को कैसे आगे बढ़ाया जाए। एक नौजवान विधायक हमारे पास है, तो हमने उनको केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको सौंपी और आगे हम चलते थे। उसके बाद पहला 9 मार्च को जो है हमने पौड़ी में कमिश्नरेट का बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। उसमें कम से कम उस टाइम पे 10,000 लोग जो एकत्रित हमने पौड़ी कमिश्नरेट में किए हैं और उसका एक बहुत बड़ा संदेश पूरे उत्तराखंड में गया। फिर हमने 23 नवंबर को 23 मार्च को हमने नैनीताल कमिश्नरेट का घेराव किया। इन 2 कमिश्नरों का घेराव करने से हमको ये हुआ कि लोग जो है जागरूक हो गए और तमाम लोग जो है जुड़ने लगे उत्तराखंड क्रांति दल से। और एक समय ऐसा भी हमने देखा है 1980 में, जब हम सड़कों में नारा लगाते थे आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, तो कुछ लोग हमको देख के हंसते थे। बडोनी जी हम तमाम जो लोग हम चलते थे
कि ये पागल हो गए लोग, ये उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ये सिरफिरे लोग हैं। उत्तराखंड तो असंभव सी चीज है, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे जो सूर्यास्त नहीं होता था, उसी तरह ये बात थी कि उत्तराखंड राज्य कभी बन ही नहीं सकता। ये धारणा लोगों में थी और हमको हमारा मनोबल तोड़ते थे, लेकिन हमारा मनोबल और मजबूती से आगे बढ़ता रहा। हम अपनी भावनाओं को आगे ले जाते रहे, अपने कंसेप्ट को आगे ले जाते रहे और पूरे उत्तराखंड की जनता को हमने लामबंद किया है। और 1988 में सबसे बड़ा जो वन संरक्षण अधिनियम कानून आया उत्तराखंड के अंदर, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। काला कानून की संज्ञा हम उसको देते हैं, क्योंकि हमारे जो विकास कार्य थे उसमें अगर एक पेड़ भी आ रहा है, टहनी भी आ रही है, तो वो सड़क हम नहीं बना सकते, पेयजल योजनाएं हम नहीं बना सकते हैं, बिजली के खंभे हम लाइनें नहीं ले जा सकते हैं। इस तरह का वन संरक्षण अधिनियम काला कानून था वो। तो उत्तराखंड के अंदर की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इतना खतरनाक कानून था कि गांव की महिलाएं डरती थी, सब लोग डरते थे कि हम इसमें जो है 10 साल की सजा है इस काले कानून से। तो हमने उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी उपलब्धि रही है कि हमने 88 में एक पेड़ काटो आंदोलन शुरू किया कि जो विकास कार्य में जो भी पेड़ आड़े आएंगे, विरोध होगा, तो हम उसका पेड़ों को काटेंगे और विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। चाहे वो सड़क का मामला हो, पेयजल योजनाओं का सवाल हो, बिजली के तारों का सवाल, खंभों का सवाल हो, तो वो जन आंदोलन था उत्तराखंड के अंदर, वो बहुत बड़ा जन आंदोलन था। और उस आंदोलन में 90% जो है महिलाओं ने भागीदारी की है, क्योंकि पहले वो डरते थे कि हम बंद हो जाएंगे, हम पे केस लग जाएगा, लेकिन हम पे हजारों केस लगे। हमने तमाम ताकोला से लेकर के, नैनीताल से लेकर के, यमकेश्वर से लेकर के, जोगत मोटक मार्ग से लेकर के और बड़गांव बनचौरा, तमाम दूधली, तमाम वन अधिनियम पे हमारे लोगों पे केस लगे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। और उस आंदोलन से ये हुआ कि उत्तराखंड के अंदर पहली बार जनता की से जुड़ा और जनता ने उसको स्वीकार किया। जनता ने उत्तराखंड के आंदोलन को गले लगाया और बहुत बड़ा सफलता उत्तराखंड के आंदोलन को मिली है। उसका प्रसाद उत्तराखंड की जनता ने हमको दिया। 1990 में लोकसभा का चुनाव हुआ, एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ उत्तराखंड का आंदोलन था और हम 10,000 वोट टिहरी लोकसभा से हारे हैं और 10,000 वोट से हम अल्मोड़ा सीट को हारे हैं। तो ये उत्तराखंड की जनता का हमको प्रसाद था, जो हमने काम किया, जो हमने मेहनत की, जो उत्तराखंड की जनता तक हम अपने बात को ले जा सके, ये उपलब्धि उत्तराखंड क्रांति दल की रही है। उसके बाद हम चलते रहे और 91 में फिर चुनाव हुआ लोकसभा का। हमारे साथ तो ये भी हुआ, जो आज जो लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए पार्टियां बदल रहे हैं। मेरे पास तो एक वो आया था भाजपा की तरफ से देवेंद्र शास्त्री जी का कि बेटा ये समय कभी कभी मिलता है, आप भाजपा से टिकट ले लो, हम आपको टिकट देते हैं। तो मेरा यही जवाब था कि आप हमारे सम्मानित नेता हैं, बड़े भाई हमारे, इस कमल को जो है गंगा जी में बहा दो। जब तक उत्तराखंड राज्य नहीं बनता तब तक हम किसी पार्टी का हम चेहरा भी नहीं देख सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर वो पीड़ा थी, वो जज्बा था कि हम लोग जो है जब तक राज्य नहीं बनेगा हम किसी पार्टी को शरण में नहीं जाएंगे। ये हम आज के दौर की बात होती, ये आजकल के जो नेता अपने स्वार्थ के लिए भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, तो उस दौर के लोग हम अगर हमारी तरह इस तरह के लोग होते तो उत्तराखंड राज्य कभी नहीं बनता, ये अधूरे में छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हमने कोई एहसान नहीं किया उत्तराखंड की जनता पे। हमारा वो था, कर्तव्य था, जिस जमीन पे, जिस धरती पे हमने जन्म लिया, हमारा भी अधिकार था कि हम उस जमीन की रक्षा करें, उस राज्य के हितों के लिए लड़ाई लड़ें, उस जनता के साथ जो है हम आगे बढ़े, उस जनता के लिए हम कितना कुछ कर सकते हैं, यह बहुत कम है। इसलिए चलते चलते फिर 92 में उत्तराखंड का अंदर ने बहुत बड़ा काम किया है कि वहां बागेश्वर में जो उत्तरायणी पर्व होता है, 14 मकरायणी मेले में बहुत बड़ा मेला होता है वहां, तो वहां हमने 14 मकर संक्रांत को हमने ब्लू प्रिंट तैयार किया उत्तराखंड उसका पूरे राज्य का। उसमें हमने 23 जिले घोषित किए और 4 कमिश्नरियां घोषित की, 95 जो है ब्लॉक हमने घोषित किए थे उस समय। ये बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड क्रांति दल की रही है। और हमने गैर सैन्य को राजधानी घोषित किया और गैर सैन्य के लिए राजधानी की बात भाजपा और कांग्रेस के लोग कभी नहीं चाहते थे कि गैर सैन्य राजधानी हो। ये मैदान और पहाड़ को बांटने की साजिश भाजपा ने भी कोशिश की, कांग्रेस ने भी कोशिश की, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने बड़े
शिद्दत के साथ गैरसैंण राजधानी चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से हो। और वहां हमने 1992 में शिलान्यास किया, चंद्र सिंह गढ़वाली की वहां मूर्ति लगाई। ये उत्तराखंड क्रांति दल की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और जिससे भाजपा और कांग्रेस के लोगों को मजबूर होकर के वो देर सवेर जो है वो उसकी बात करने लगे, कभी अस्थायी राजधानी की बात करने लगे। लेकिन हमारा साफ मानना था कि पहाड़ की राजधानी अगर पहाड़ में नहीं होगी तो पहाड़ का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए जो अफसरशाही, जो राज्य विरोधी लोग थे, चाहे वो भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, जो भी नेता थे पहाड़ के विरोधी, वो गैरसैंण के पक्ष में कभी नहीं रहे, आज भी नहीं है। अभी भी वो फुटबॉल की तरह गैरसैंण को खेल रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आएगा, 24 घंटे के अंदर हम जो है राजधानी घोषित करेंगे और हम शपथ गैरसैंण में शपथ लेंगे। ये हम संकल्प उत्तराखंड क्रांति दल का है। और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति हो तो टेंटों में भी राजधानी चलाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने कहा कि जब शिमला राजधानी हो सकती है तो गैरसैंण क्यों नहीं राजधानी हो सकती है। हमने कहा कि देहरादून के चश्मे से पहाड़ का विकास नहीं हो सकता। हमने कहा लखनऊ में बैठ करके बद्रीनाथ का विकास नहीं हो सकता, यमुनोत्री का विकास नहीं हो सकता, केदारनाथ का विकास नहीं हो सकता, जागेश्वर बागेश्वर का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमें अलग राज्य चाहिए। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, हमारे जो राजनीतिक संरचना अलग है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर अलग है, इसलिए हमको अलग राज्य चाहिए। इसलिए हम लोगों ने मिलकर के जो है राज्य की लड़ाई लड़ते लड़ते आगे गए। फिर हमने 94 का वो आंदोलन था, 94 में 2 अक्टूबर 1994 को हमने दिल्ली रैली की घोषणा उत्तराखंड क्रांति दल ने की थी। उस समय संघर्ष समिति भी उसके बाद बनी थी, लेकिन घोषणा उत्तराखंड क्रांति दल ने कर दी कि हम दिल्ली बोट क्लब में जो है उत्तराखंड की बहुत बड़ी रैली करेंगे और इसमें आर पार की लड़ाई लड़ेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। ये हमने घोषणा की थी। लेकिन हमको अंदेशा भी हो गया था, जिस तरह से पहाड़ का जनमानस उस रैली के प्रति आकर्षित हो रहा था, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति लोगों का भाव बढ़ रहा था, जनसंख्या बढ़ रही थी, वो क्रांति के प्रति आकर्षित हो रहे थे। वैसे वैसे साजिशें भाजपा और कांग्रेस की साजिशें भी मजबूती से होने लगी कि वो क्रांति कहीं ऐसा न हो कि हमारे धरातल को जो है तहस नहस न कर दे। इसलिए इन्होंने 2 अक्टूबर की रैली को फेल करने की कोशिश की है। क्या जरूरत थी भिवनचंद खनोरी को, मेजर भिवनचंद खनोरी को, कि हमारे 20,000 वर्दी जो है और बंदूक लेकर के उस रैली में आ रहे हैं। ये साजिश थी ताकि जो है ये आंदोलन पिट जाए, आंदोलन गलत दिशा भटके और हमारी राजनीति चलती रहे, कांग्रेस की राजनीति चलती रही। कांग्रेस तो राज्य विरोधी थी और ये सब करने की जरूरत थी। इसलिए हमने देहरादून में आशंका व्यक्त कर दी थी। मैंने सब कहा था, जब हमारे संघर्ष समिति सारे लोग बैठे हुए थे, मैं सब पार्टी के अध्यक्ष था, हमने आशंका जाहिर की थी जिस तरह पहाड़ का जनमानस उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ आ रहा है और इस रैली के प्रति जो है लोगों का रुझान बढ़ रहा है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो छात्र हो, तमाम लोगों का जो है एक बार जो है जुट दिखाई थी। इसलिए हमने आशंका व्यक्त की कि ये राजनीतिक दल के लोग, भाजपा और कांग्रेस के लोग इस रैली को फेल करने की कोशिश करेंगे और हुआ है सही। हमने जिम्मेदारी लगा दी थी कि दिवाकर भट्ट की जिम्मेदारी दिल्ली में होगी रैली को ठीक करने की। बडवन जी को हमने वहां भेज दिया था दिल्ली में रैली को, और कुमाऊं मंडल की जिम्मेदारी विपिन त्रिपाठी को, गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी मैंने स्वयं संभाली थी। और यहाँ से तमाम लाखों लोग जो है, मैंने वो रैली जो है पहली बार इतना जन समूह देखा जो अपनी मर्जी से, बिल्कुल कोई पैसा किसी का अपनी मर्जी से अपने जेबों से पैसा खर्च करके वो आ रहे थे। ऐसा जन सलाह एक हमने 94 में देखा। और एक बड़ी रैली हमने की थी 23 नवंबर 1987 को। वो उस रैली ने पूरे संदेश दे दिया था पहाड़ के लोगों को कि पहाड़ के लोग संगठित हो सकते हैं। 2 लाख आदमी की रैली थी हमारे वोट क्लब में 23 नवंबर 1987, जिसमें मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस यमुना ब्रिज से मैं नीचे गिर गया था और मेरी टांग टूट गई। तो मैं 1 साल तक जो है बिस्तर पे बेड पे पड़ा रहा। और वो चीजें हमने झेली उत्तराखंड राज्य के लिए। और जो 2 अक्टूबर का जो मामला था वो सारी दुनिया को पता चल गया कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ है। और हमने छाती पे, पीठ पे गोली नहीं खाई है, हमारे आंदोलनकारियों ने जो है छाती पे गोली खाई है। और हमने हमारे अहिंसक जो आंदोलन के पुजारी थे हमारे इंद्रमणि बडोनी, जिसको महात्मा गांधी की विचारधारा को जिंदा रखा है, तो इंद्रमणि बडोनी के नेतृत्व वाले संगठन ने रखा। पूरी दुनिया इसको जानती है कि कहीं गांधी को अगर देखना है तो पहाड़ के गांधी को देखो, आपको नजर आ जाएगा कि वो गांधी क्या है।
तो उसका हमको फायदा हुआ है। अहिंसक आंदोलन हुआ है। एक तरफ आप देखते उस दौर में कि गोरखालैंड जल रहा था, पंजाब जल रहा था, तमाम जो है बड़े बड़े राज्य, पूर्ववर्ती राज्य जो है वहां आतंकवाद और उग्रवाद चल रहा था। लेकिन एक ऐसा आंदोलन था जिसने पूरे हिंदुस्तान की छवि को जो है साफ किया, और गांधी के जो सफेद वस्त्र पर जो दाग लगा हुआ था, उस दाग को अगर धुला है तो उत्तराखंड आंदोलन ने धुला है। ये उत्तराखंड की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो स्वर्गीय नमन पटौनी के नेतृत्व क्षमता की उपलब्धि है कि जिनकी वजह से, और जिनके 32 दिन भूख हड़ताल बैठे हैं कमिश्नरी में, उनकी वजह से जो है वो इतना बड़ा कथा कि वो हमारी योजना थी कि हमारे पास ऐसा व्यक्ति नहीं था उत्तराखंड के अंदर जो धारचूला का आदमी और हर्षल का आदमी जो है एक नेता के कहने पर जो है एकजुट हो जाए। वो हम जानते थे कि एक आदमी हमारे पास है, इंद्रमणि बडोनी, जो 3 बार विधायक रह चुका है देवप्रयाग के, और ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और पाक साफ व्यक्ति हैं, और उनका था। इसलिए हमने उनको 2 अगस्त को पौड़ी में बिठाया। अगर हम उनको नहीं बिठाते हो तो इतना बड़ा आंदोलन रूप नहीं लेता। ये जो आंदोलन जितना भी पूरे पहाड़ के अंदर फैला है, उत्तराखंड के अंदर फैला है, ये इंद्रमणि बडोनी का कद था, और उत्तराखंड के अंदर की लोकप्रियता थी। उत्तराखंड के अंदर के लोग ईमानदारी से काम कर रहे थे। और जैसे आजकल के जो राजनीति हो रही है अपने स्वार्थ के लिए, भाजपा का टिकट नहीं दे रहे तो कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस टिकट नहीं दे रही तो भाजपा में जा रही है। इससे तो हमारे उत्तराखंड के अंदर में इस तरह की बातें, तब इस तरह की बात होती है तो उत्तराखंड राज्य कभी नहीं बनता। हमने तो उसको कहा, कर्नल कोठियाल को कहा, अरे तुम दिल्ली आपके मुख्यमंत्री की बात क्यों करो, आप उत्तराखंड के अंदर ज्वाइन करो। लेकिन यहाँ संघर्ष करना पड़ता है, यहाँ अपना खोना पड़ता है। ये खोने वाले लोग नहीं है, ये पाने वाले लोग हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों। इनमें थोड़ा सा भी अगर दर्द होता इस राज्य के प्रति, भाजपा ने आपको नकार दिया है, कांग्रेस ने नकार दिया है, तो आपका एक क्षेत्र तक था, उसके साथ आते तो जनता आपको जो है कन्नों में बिठाती और कहती कि भाई नहीं उत्तराखंड क्रांति के साथ जा रहे हैं। इसका मतलब ये ईमानदार व्यक्ति है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर में खोना पड़ता है, अपना पैसा लगाना पड़ता है, अपना समय गंवाना पड़ता है। और भाजपा कांग्रेस में तो ये तो भ्रष्टाचार की जननी है। ये दोनों का अघोषित प्रेम है, अघोषित तो दोस्ती है भाजपा कांग्रेस के लोगों की। 5 साल तुम खाओ, 5 साल हम खाएं, और ना हम तुम्हारा भ्रष्टाचार का पन्ना खोलेंगे, ना हमारा पन्ना तुम खोलोगे। ये 20 साल का अघोषित प्रेम भाजपा और कांग्रेस का ये उत्तराखंड की जनता 2022 में अब दिखाएगी। हमारा सवाल है कि जो हमने कहा जल, जंगल, जमीन, ये हमारे हाथ हमारे से उन्होंने दूर कर दिया है। जो जंगल हमारा था वो जंगल में हमारे अधिकार नहीं है। एक जल था हमारे पास जो बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ा हमारे पास वो संसाधन था। वो जल में भी इन्होंने जल बोर्ड बना दिया, केंद्रीय जल बोर्ड। उसमें उत्तर प्रदेश को रख दिया, पंजाब को रख दिया, हरियाणा को रख दिया। भाई इनको स्टेट का क्या लेना देना, वहां की नदियां अलग है, हमारी यहाँ नदियां हैं। तो हमारे साथ ये बहुत बड़ा अन्याय भाजपा के लोगों ने किया, कांग्रेस के लोगों ने किया है। उत्तराखंड के साथ अन्याय हुआ है। और अब उसका सवाल है, जब राज्य बना उत्तराखंड 94 के बाद जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ, फिर हम 95 में नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, हमने उनके साथ बैठकें की है। एक बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, उसमें हमारा ये सहमति बन गई थी कि केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। और नरसिम्हा राव जी को हमने तैयार कर दिया था, और नरसिम्हा राव जी ने दूसरी मीटिंग में एसपी चौहान को कह दिया था, इस दस्तावेज तैयार करो, 15 दिन के अंदर आप दस्तावेज बनाइए केंद्र शासित प्रदेश का, और हम अगले मीटिंग में केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा करेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश होता तो आज इस राज्य की हालत ऐसी नहीं होती। हम उसमें सहमत थे कि केंद्र शासित प्रदेश होगा तो कम से कम नेताओं का जो ये जो मारकाट चल रही है, खान पान चल रहा है, ये रुक जाता और राज्य का भला होता, राज्य बहुत आगे जाता। लेकिन ये भाजपा कांग्रेस ने वो गेम खराब किया। हरीश राव जी, मैं स्पेशल कहना चाहता हूं कि जब हमारे केंद्र शासित की बात हो रही थी तो हरीश राव जी को मिर्च लग गई, भाजपा को मिर्च लग गई। केंद्र शासित होगा तो हमारा क्या होगा, हमारी रोजी रोटी क्या होगी, नेता फटकाने लग गए, ये बौखलाने लग गए। तो इन्होंने जो है रातों रात हरीश राव जी ने राजेश पायलट गृह मंत्री हुआ करते, राज्य गृह मंत्री, तो उनके नेतृत्व में 36 संगठन बना दिए उत्तराखंड में। और जो मुख्य धारा थी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तराखंड के अंदर, हमने मना किया, हमने कहा हम नहीं जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री से बात हो गई है और अगली मीटिंग में केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा होने वाली है। तो सारा खेल अगर खराब हुआ है तो कांग्रेस ने किया है, हरीश राव जी ने किया, भाजपा ने किया है। और वो इतिहास के पन्नों में, इतिहास को आप झुटला नहीं सकते हैं। जो इतिहास को झुटलाते हैं वो कौम जो है हमेशा जिंदा नहीं होती है, उनका नामो निशान मिट जाता है। जो इतिहास जो बड़ी चीज है, इतिहास को आप मिटा नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद हमारे साथ हमने
उसके बाद सरकार चली गई। उसके बाद फिर देवगौड़ा जी की सरकार आई। उसके जो है संयोजक थे विश्वनाथ प्रताप सिंह बटुन जी ने फिर कहा कि भाई देखो पंवार जी आप जाइए, मैंने इतना काम कर लिया, मेरे साथ अन्याय हो गया, ये है, मैं इतना वो भी हो गया, फिर भी राजा नहीं बना, आप जाइए बीपी सिंह से बात करें। मैं 3 महीना दिल्ली में पड़ा रहा बीपी सिंह से बातचीत करने के लिए, लाइजनिंग करने के लिए, और बड़ी मुश्किल करके बीपी सिंह जी को हमने तैयार किया है कि आप भी उत्तराखंड के निवासी हैं, आप राजा मांडा जो है, मांडा हाउस है देहरादून में, और उसने स्वीकार किया है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कि भाई उत्तराखंड के साथ इनजस्टिस हुआ है, मेरी बहुत बड़ी मुझे पीड़ा है। तो मेरे सामने उन्होंने फोन किया देवगौड़ा को कि आप अपने प्रतिनिधिमंडल को बुलाइए बटुन जी को, और हमारे 5-6 आदमी का प्रतिनिधिमंडल हमने बुलाया दिल्ली, और दिल्ली से फिर उन्होंने बात की विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देवगौड़ा से। वो चिट्ठी भी आज मेरे पास उन्होंने कहा कि देवगौड़ा जी, जिनकी कम उम्र होती है उनको ऐतिहासिक फैसले करने चाहिए, और इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, ये 15 अगस्त को इनकी घोषणा कर दीजिए, क्योंकि वो पहले हमने तैयार कर दिया था। नरसिम्हा के टाइम पे जो मीटिंग हुई थी, वो सारा दस्तावेज गृह मंत्री एसपी चौहान ने बना दिया था। और अच्छी बात यह रही कि उस समय इंद्रजीत गुप्ता जो है सीपीआई के गृह मंत्री थे, उनकी वजह से उनको बहुत ज्यादा लाभ मिला है, बहुत फायदा हुआ, क्योंकि वो राज्य के पक्षधर थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी राज्य विरोधी थे, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमारे साथ थे, आंदोलन में थे, और वो गृह मंत्री थे, इसलिए उसका हमको फायदा हुआ। और देवगौड़ा जी ने फिर 15 अगस्त 1997 को जो है लाल किले से घोषणा की है, और लाल किले से 3 पर्व जो होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, 3 पर्व में कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को घोषणा करता है तो संवैधानिक व्यवस्था हो जाती है। दूसरा, कोई भी सरकार आएगी उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको आगे फॉलो करना। तो देवगौड़ा जी अगर घोषणा हम नहीं करवाते तो ये राज्य कभी नहीं बनता, भाजपा इसको 50 साल पीछे धकेल देती, ये मेरा मानना है। और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ कि जब राज्य बना तो परिसंपत्तियों के साथ हमारे साथ अन्याय हुआ है। परिसंपत्तियों में आज भी 1,50,000 करोड़ जो है हमारी जो परिसंपत्ति है वो उत्तर प्रदेश के पास है, बंधक है, और ना भाजपा बोलती है ना कांग्रेस बोलती है। और हमारे साथ 2 राज्य और बने, छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सारे जो उनके क्षेत्र था, जो उनका एरिया था, उसमें परिसंपत्तियों का कोई दखल नहीं है, सब छत्तीसगढ़ की परिसंपत्तियां छत्तीसगढ़ को मिली है। और झारखंड का क्षेत्र बिहार का था, तो झारखंड में जो संपत्तियां थी वो झारखंड को मिली है। तो ये स्वतंत्र व्यवहार हमारे साथ क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ नेतृत्व गुलाम थे। कोई भी हो, चाहे हरीश रावत हो, चाहे खंडूड़ी जी हो, कोई भी रहे हो, ये गुलाम थे, भाजपा के, कांग्रेस के गुलाम। और गुलाम जो है मालिक के सामने खड़ा नहीं हो सकता है, वो आंख नहीं उठा सकता है। ये गुलाम लोग राज्य के भला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। दूसरा सवाल है कि परिसंपत्तियों का सवाल है, उसमें कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उनको 80 MP का डर है कि उत्तर प्रदेश हमसे नाराज हो जाएगा। अरे भाई, हमारी परिसंपत्तियां हो तो नाराज होने का क्या? आप अपना अधिकार अगर नहीं ले सकते तो आपको उत्तराखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप जाइए उत्तर प्रदेश में राजनीति करिए ना, किसने कहा आपको उत्तराखंड में आओ? जब आप उत्तर प्रदेश से डरते हैं तो आप उत्तर प्रदेश से लड़िए। चाहे वो जो डरते हैं, जो उत्तराखंड की हित की बात निकले, तो उत्तराखंड में उनको राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, या जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और 20 सालों तक इन्होंने क्या बेवकूफ बनाए हैं पहाड़ के लोगों को। अघोषित प्रेम है इनका आपस में कि 5 साल तुम खाओ, 5 साल हम खाए। बेरोजगारी का सवाल वही है, पलायन का सवाल वही है। हमारे जंगली जानवर जो है सारे पलायन क्यों हो रहा है? अब हमने कहा राज्य बनेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की इंडस्ट्री लगेगी तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। और उसमें जब इंडस्ट्री लगती है तो गवर्नमेंट के साथ एक वो होता है, एग्रीमेंट होता है कि आप 70% या 80% स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, तब जाके आपको जो है सब्सिडी मिलेगी। नया राज्य जब बनता है ये वो होता है, उसमें एग्रीमेंट होता है। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, जितने भी शेड्यूल बने हैं, चाहे वो रुद्रपुर बना है, सहसपुर बना है, हरिद्वार बना है, इसमें 10% भी पहाड़ के आदमियों का रोजगार नहीं है। तो ये राज्य हमने किसके लिए बनाया? और हम उस समय कहते थे कि 98-99 में कि 70 लाख लोगों को लेकर हम राज्य बना रहे हैं, राज्य चाहिए। और उस समय 70 लाख आबादी थी उत्तराखंड राज्य की, और आज 1,40,00,000 आबादी हो गई है। क्या 70 लाख लोग जन्मे हैं इस राज्य में? नहीं। ये साजिश के तहत जब राज्य बन गया
तो आधा बिजनौर जो है उत्तराखंड में आ गए, आधा सहारनपुर यहाँ आ गए, आधा रामपुर यहाँ आ गए, आधा आगरा के लोग यहाँ आ गए। तो भैया ये राज्य हमने इनके लिए बनाया, तो उससे बेहतर तो हम उत्तर प्रदेश में थे। कम से कम हमारी इज्जत होती थी, बद्रीनाथ के लोग आए, यमुनोत्री के लोग आए, जागेश्वर के लोग आए, तो हमारी इज्जत होती थी। हम अपने घर में ही बंधक बन गए। ये राज्य किसके लिए बनाया? ये सोचने का सवाल है, समझने का सवाल है, नौजवानों का सवाल है। क्योंकि उस समय पलायन बहुत होता था। हमारे लोग जो है नौजवान जाते पढ़ते थे, कोई हाई स्कूल करता था, कोई 8वीं करता था, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी उतनी, और बाहर जाकर के वो होटलों में अपना काम करता, अपना गुजारा करते थे। इसलिए हमको पीड़ा थी कि राज्य बनेगा, यहाँ के नौजवान को रोजगार मिलेगा, हम पलायन रोकेंगे, और यहाँ की जल जंगल जमीन पे हमारे लोगों का अधिकार होगा। हम कहीं भी नहीं है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर खत्म हो गई, हमारी सांस्कृतिक पहचान खत्म हो गई। और जब आदमी की पहचान खत्म होती तो वो किसी काम का नहीं होता है। इसलिए पहचान का सवाल है, पहाड़ के अस्तित्व का सवाल है, पहाड़ की अस्मिता का सवाल है। पहाड़ नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व अपना खत्म हो जाएगा। पहाड़ मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे। पहाड़ खत्म होगा तो आने वाले लोग अगर नहीं संभले, इस समय आपको कोई गोली नहीं चलानी है, कोई कुछ नहीं करना है, कोई लाठी नहीं चलानी है। आपको चुप करके चुपके से दारू इनकी पियो, माल इनका खाओ, क्योंकि इन्होंने अपना नहीं है, ये आपसे ही लूटा है। उत्तराखंड की जनता का पैसा इन्होंने लूटा है 20 सालों तक, जो इन्होंने कमाया खाओ, और वोट चुपके से उत्तराखंड क्रांति दल को दो। ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, उत्तराखंड की जनता से। नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है वो कभी किसी को माफ नहीं करेगी, हमको माफ नहीं करेगी। क्योंकि हम इसलिए आते हैं कि हमने राज्य बनाया है, हम लोगों ने राज्य बनाया है, इसलिए सबसे पहले हमको माफ नहीं करेगी उत्तराखंड की आने वाली पीढ़ी। क्योंकि उनका भविष्य जो है अंधकार में लग रहा है मुझे। हो सकता है कल ऐसी स्थिति रही तो यहाँ गोरखों का राज फिर आ सकता है, बाहर लोगों का राज आ जाएगा। तो उत्तराखंड के लोग फिर उधर चाइना है, इधर तिब्बत है, और ये डराते हैं कि आप उत्तराखंड के पास पैसा नहीं। अरे भाई हमारे पास तो जल इतना है, जल संपदा हमारे पास है, खनिज संपदा हमारे पास है, वन संपदा हमारे पास है। हमें केंद्र की जरूरत ही नहीं है। हमें एक बार सत्ता सौंपो, हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम अगर छोटे छोटे डैम बना दे, जरूरी थोड़ी कि हम 500 मेगावाट के बनाए, 1000 मेगावाट के बनाए। अरे हम तो 1-1 मेगावाट के, 3-3 मेगावाट के बिजली बना सकते हैं, और गांव के लोगों की भागीदारी उसमें कर सकते हैं। तमाम नदी नाले हमारे पास, दुनिया भर का पानी, इतना पानी हिमाचल के अंदर नहीं है, इतना हरियाणा के अंदर नहीं है जितना पानी जो है उत्तराखंड के अंदर है। हमारे पास काली गंगा है, रामगंगा है, और यमुना है, गंगा है, भागीरथी है, तमाम नदियां हमारे पास। हम चाहें तो उस जल से ही हम पूरे देश को कर सकते हैं। और बिजली में तो हम इतने आत्मनिर्भर हो सकते हैं कि हम तो रहेंगे, हम उससे सारा बजट भी चला लेंगे। अगर हमने 50,000 मेगावाट बिजली पैदा कर दी, हमें दिल्ली की जरूरत नहीं है देखने की। और दिल्ली के भाई, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम सबसे ऊपर रहते हैं। चाइना अगर युद्ध करेगा तो सबसे पहले हमको झेलना पड़ेगा, दिल्ली वालों को नहीं झेलना पड़ेगा, या नागपुर वालों को नहीं झेलना पड़ेगा, पहाड़ के लोगों को झेलना पड़ेगा। पिथौरागढ़ के लोग झेलेंगे, चमोली के लोग झेलेंगे, टिहरी के लोग झेलेंगे, उत्तरकाशी के लोग झेलेंगे। तुम तो तब आओगे जब हम पे गोलियां चल जाएगी। तो हम पर्वत में रहने वाले लोग हैं, सीमा पर रहने वाले लोग हैं, ये उनका दायित्व बनता है। हम राष्ट्र के अंदर है, और हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई भी नहीं हो सकता है। हम चुनौती देते हैं पूरे देश के लोगों को कि पहाड़ से ज्यादा राष्ट्रभक्त कोई नहीं हो सकता है। ये हम चुनौती देते हैं, कोई बताए, हमसे डिबेट करे। तो इसलिए हमारा कहना है कि हमको आप वो नहीं दे रहे। और ग्रीन बोनस की बात करते हैं। अरे भाई हमने एक बात कही है, आप ग्रीन बोनस के नाम पे आप सरकार को पैसा मत दे दो, सरकार तो फिर वो भ्रष्टाचार करेगी। आप ग्रीन बोनस के नाम पे हमको पहाड़ के लोगों को चूल्हा फ्री कर दीजिए, गैस फ्री कर दीजिए, वो सुविधाएं हमको दे दीजिए। क्योंकि पर्यावरण को हम जिंदा रखे हुए हैं, और हिंदुस्तान के पर्यावरण को नहीं, पूरे विश्व के पर्यावरण को उत्तराखंड और हिमाचल जिंदा रखे हुए हैं। और उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, उत्तराखंड की जो जनता है, उन्होंने पर्यावरण को जिंदा रखा है। इसके लिए हम चाहते हैं केंद्र सरकार से तो ग्रीन बोनस के नाम पे वो हमारे को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए। और मैं नौजवानों से मेरा अनुरोध है इस राज्य को बचाने के लिए। और इन भाजपा कांग्रेस का देखा हमने, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, भाजपा से टिकट नहीं मिल रहा तो कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का टिकट नहीं मिल रहा भाजपा में जा रहा। क्या खेल बना रखा है, मुझे तो अजीब होता है। हमने वो दौर भी देखा है 1980 का, जब लोग जो है बड़ी मुश्किल करके एमएलए के लिए तैयार होते थे, और प्रधान के लिए जबरदस्ती बोलना पड़ती, क्योंकि सेवा भाव था। अब सेवा भाव नहीं है, वो रोजी हो गई, रोजी। अगर एक एमएलए 4-4 बार एमएलए, अरे भाई एक बार जो एमएलए बन गया उसको दोबारा टिकट मत दो ना, दूसरा दिन मरा जाएगा बेचारे का। अरे बेरोजगारी वैसे थोड़ा कम हो जाएगी।
आज भी 4 बार चुनाव हो गए हैं, 7 चको 28, अरे 280 लोगों को रोजगार मिल जाते हैं एमएलए में, क्या दिक्कत है? एक होना चाहिए, मेरा सुझाव है, एक बार जो एमएलए बन जाता है उसको दोबारा टिकट नहीं देना चाहिए। और जनता टिकट देती है, भाजपा को देती है, लेकिन जनता उसको वोट न दे। एक बार तूने खाली समझा, तूने ठेका ले लिया, तू मरेगा नहीं जब तक तू एमएलए बनता रहेगा, क्या मतलब भाई हर लोगों का भी तो आने दो ना। तो रास्ता हमने बनाया है, जो प्रधान नहीं बन सकते थे वो एमएलए बन रहे हैं उत्तराखंड में। ये किसकी देन है? ये उत्तराखंड की जनता की देन है, उत्तराखंड कामदल की देन है। जो हमको कहते थे सिर्फ ये उत्तराखंड राज्य बनेंगे, हम इस राज्य को बचाएंगे, बचाने की लड़ाई लड़ाएंगे। मैं उत्तराखंड की जनता से, मेरी जनार्दन जनता से अपील है, नौजवानों से अपील है, इस महापर्व में अपना योगदान दीजिए, उत्तराखंड कामदल के लोगों को भारी समर्थन दीजिए। और 2022 में भाजपा कांग्रेस को जो है यहाँ से नेस्तनाबूद करेंगे, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। दिल्ली वाले तब सोचेंगे कि हाँ, उत्तराखंड के साथ तो अन्याय हो रहा है। जब तक आप इनको धकेलेंगे नहीं, ये आप पे राज करते रहेंगे, ये आपको लाठी मारते रहेंगे और दारू पिला के आपको खत्म कर देंगे। अब तो हमारे नौजवान सहने के लायक भी नहीं हो रहे, क्योंकि 10 साल का बच्चा दारू पीने लग गया है। वो कांग्रेस के लोग उसको पिला रहे हैं, भाजपा के लोग पिला रहे हैं। ये सब तमाम जो है नशीला बना दिया हमारे नौजवानों को। तो ये दुर्भाग्य की बात है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम सीमा पर रहने वाले लोग, उधर नेपाल है आंखें दिखा रहा है, उधर चाइना आंखें दिखा रहा है, उधर तिब्बत है, तो हम तो सीमा पर रहने वाले लोग हैं। इसलिए अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो ये देश के साथ अच्छा नहीं। धन्यवाद।